अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे, और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम आयान है और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अयान भाई, मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर में रहता हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये वाक़या दिसंबर सन 2021 का है। एक भाई ने मेरा ट्रक बुक करवाया हुआ था। उनके फर्नीचर्स लेकर लाहौर से किसी गांव में जाना था। लाहौर से मोटरवे के ज़रिए उनके गांव का सफ़र तकरीबन 3 से 4 घंटे का था। उन भाई ने मेरा नंबर लिया और कहा कि मैं फ़र्नीचर्स रेडी करके आपको कॉल करता हूं। मैंने उन भाई को कहा कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि रात में स्मोक की वजह से मोटरवे बंद हो जाती है। फिर उस भाई ने कहा कि मैं जल्दी से फ़र्नीचर्स रेडी करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से उस भाई को फर्नीचर्स रेडी करवाने में काफ़ी देर लग गई और मैं इंतज़ार करते करते आखिरकार अपने घर चला गया। तकरीबन रात के 8 बजे उस भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि फ़र्नीचर्स रेडी है, आप आ जाएं। मैंने कहा कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्मोक की वजह से मोटरवे भी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर उस भाई ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि कल मेरी बहन की शादी है और ये सारा फर्नीचर उसके जहेज़ के लिए है, और उस वक्त उन्हें कोई और दूसरा ट्रक ड्राइवर भी नहीं मिल रहा था। उनके इतने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अगर मोटरवे बंद होगा तो हम लोग जीटी रोड से जाने की कोशिश करेंगे। खैर, मैं उनके पास पहुँचा और सारा फर्नीचर लोड करवा कर उसके गाँव की तरफ रवाना हो गया। जब हम रवाना हुए तो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और स्मोक भी बहुत ज़्यादा थी। जब हम मोटरवे पर पहुँचे तो जिस बात का डर था वही हुआ, मोटरवे बंद हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपना ट्रक जीटी रोड की तरफ मोड़ लिया। जीटी रोड से उनके गांव का सफ़र तकरीबन 6 से 7 घंटे का था, यानी अब हमें और ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना था। फिर उन भाई ने कहा, यार मैं आपसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और फिर उन्होंने कहा कि जितना भी एक्स्ट्रा सफ़र होगा मैं आपको उनके पैसे दूंगा। मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। खैर, स्मोक ज़्यादा होने की वजह से हम हल्की हल्की रफ्तार में जा रहे थे। जब हमने आधा सफ़र तय कर लिया तो हमें पता चला कि जीटी रोड ट्रैफिक जैम होने की वजह से ब्लॉक हो गई है। फिर हम 15 से 20 मिनट तक वही इंतज़ार करते रहे, लेकिन ट्रैफिक फिर भी नहीं खुली। मैंने उतरकर दूसरी गाड़ी वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 1 घंटे से खड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक अभी तक नहीं खुली। ट्रैफिक जैम होने की वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। मेरे साथ जो भाई बैठे थे उन्होंने गूगल मैप खोलकर देखा और फिर मुझसे कहने लगे कि ट्रैफिक बहुत आगे तक जैम है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक और रास्ता है, हम उस रास्ते से चले जाते हैं। वो रास्ता हमें 15 मिनट बाद इसी जीटी रोड पर ले आएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप पहले कभी इस रास्ते पर गए थे? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने ये रास्ता गूगल मैप पर देखा है। फिर मैंने कहा कि अगर उस रास्ते पर इंटरनेट नहीं हुआ तो हम लोग गूगल मैप पर उस रास्ते को कैसे तलाश करेंगे? फिर उस भाई ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैंने इस पूरे एरिया का मैप
डाउनलोड किया हुआ है। अंदर से तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने अपना ट्रक उसी रास्ते पर कर लिया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस रास्ते का रोड ठीक था, लेकिन उसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो गया। इस रास्ते पर स्मोक भी काफ़ी कम थी। इस रास्ते पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं था और वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी भी नज़र नहीं आ रही थी। रात बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी। मुझे उस रास्ते पर खौफ आ रहा था। मैंने अपने साथ बैठे भाई से कहा कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। फिर उन्होंने गूगल मैप पर नज़र डाली और कहा नहीं, हम सही जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा आगे ही आए होंगे कि हमें रोड के बीचों बीच एक शख्स लेटा नज़र आया। मैंने उसे देखते हुए कहा कि यार, ये शख्स इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर मेरे साथ बैठे भाई ने कहा यार, ट्रक को मत रोकना, हो सकता है कि ये कोई और ही मखलूक हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन से ट्रक को ब्रेक लगा दी। हम अब उस शख्स के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में वो हमें साफ नज़र आ रहा था। हमने देखा कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी खून पड़ा हुआ था और रोड के किनारे एक बाइक भी पड़ी हुई थी। फिर मैंने अपने साथ वाले भाई से कहा कि नहीं यार, ये कोई और मखलूक नहीं है, ऐसा लगता है कि इस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है और खून ज़्यादा निकलने की वजह से ये बेहोश हो गया है। चलो नीचे उतरकर उसको देखते हैं। फिर हम लोग ट्रक से नीचे उतरे और उसके करीब जाकर उसको देखने लगे। हमने जब उसकी नफ्स चेक की तो वो मर चुका था और उसको मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि उसका पूरा जिस्म काला पड़ गया था और हल्की हल्की लाश सड़ने की बदबू भी आना शुरू हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। इस पुरसरार और वीरान रास्ते पर एक लाश को देखकर मैं भी बहुत खौफज़दा हो गया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि अब हम क्या करें। तो मेरे साथ वाले भाई ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। जब कॉल करने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला तो मोबाइल के अंदर सिग्नल ही नहीं थे। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में भी सिग्नल नहीं थे। हम लोग तो परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करें। मेरे साथ वाले भाई ने कहा कि हम इस लाश को साइड पे करते हैं ताकि कम से कम हमारा ट्रक तो यहाँ से निकल जाए। जीटी रोड पर पहुंचकर जब सिग्नल आएंगे तो हम पुलिस को भी इतला कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं इस लाश को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे तो इससे बहुत ही ज़्यादा खौफ आ रहा है। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमारे फिंगरप्रिंट्स भी इस पर आ जाएंगे। तो मेरे साथ वाले भाई ने कहा कि हम दरख्त की सूखी लकड़ियां तोड़ लेते हैं और उन लकड़ियों की मदद से इस लाश को साइड पर करते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से हमने उस लाश को साइड पे किया। लाश को साइड पे करते हुए मुझे मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश मुझे देख रही है। उस लाश को साइड पे करते ही मैं फ़ौरन जाकर ट्रक में बैठा। ट्रक में बैठते ही मैंने दूसरे भाई को आवाज़ दी, चलो भाई चलते हैं। फिर मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और मैंने फुल स्पीड में एक्सीलेटर को दबाया ताकि हम जल्द से जल्द इस खौफनाक जगह से निकल जाएं। कुछ देर चलने के बाद ट्रक एक ज़ोरदार झटके के साथ बंद हो गया। ट्रक के बंद होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के साथ मेरा दिल भी बंद हो गया है। हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी वो ट्रक दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने अपने साथ बैठे भाई से कहा कि आप बैठें, मैं ट्रक का इंजन देखता हूँ कि आखिर ऐसे कैसे ट्रक बंद हो गया। आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी मैंने ये अल्फाज बोले ही थे कि अचानक ट्रक के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद दूसरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे साथ वाले भाई ने जब बाहर झांक कर देखा तो अब भी बाहर कोई भी नहीं था। अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि हमारा ट्रक ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया।
ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی سارے لوگ مل کر ہمارے ٹرک کو ہلا رہے ہوں۔ ہم نے زوردار چیخ ماری اور ٹرک سے نیچے اتر گئے۔ ہمارے نیچے اترتے ہی ٹرک ہلنا بند ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یار یہ کیا تھا؟ میرے ساتھ والے بھائی نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہو۔ پھر میں نے کہا کہ آخر اتنا طاقتور جانور کون سا ہو سکتا ہے جو پورے ٹرک کو ہلا دے؟ ضرور یہ کسی اور ہی مخلوق کا کام لگتا ہے۔ پھر میں نے اس بھائی سے کہا کہ ہم تھوڑا آس پاس دیکھتے ہیں کہ آخر کون ہے۔ پھر ہم نے اپنی آس پاس کی جگہ کا جائزہ لیا، لیکن ہمیں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اب تو ہمارا خوف انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم لوگ پیدل بھاگنے کی کوشش کرتے تو بھاگ کر ہم لوگ کہاں جاتے؟ دور دور تک کوئی بھی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ہمیں ایک عجیب غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے آواز کی طرف دیکھا تو یہ وہی لاش تھی جس کو تھوڑی دیر پہلے ہم سائٹ پہ کر کے آئے تھے۔ اب وہ ہمارے سامنے کھڑی تھی اور بہت ہی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بہت ہی تیز بھاگ رہے تھے، لیکن وہ غرانے کی آواز ابھی بھی ہمارے قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس تھم سی گئی، کیونکہ ہم لوگ تو وہیں پر ہی کھڑے تھے جہاں سے ہم نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پھر ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے اور زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ روتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور پھر میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ زندہ لاش وہیں پر رک گئی، اور ہم دونوں مسلسل آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ لاش زمین پر گر گئی۔ اس لاش کے نیچے گرتے ہی اس لاش سے ایک کالا دھواں نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر ہم لوگ بھاگ کر اپنے ٹرک کے اندر آ گئے، اور اب میں نے جیسے ہی اس ٹرک کو سٹارٹ کیا تو وہ ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے فوراً ٹرک کو وہاں سے بھگایا۔ میرے ساتھ والا بھائی ابھی بھی اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ جی ٹی روڈ پر نکل آئے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پھر عہد کر لیا کہ ہم پھر کبھی ایسے ویران راستوں پر نہیں جائیں گے۔ تو ایان بھائی، یہ تھا میرا واقعہ۔ آپ اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ اسد، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری کو ناریٹ کر دوں گا۔ اور اگلی سٹوری آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے یہ بھی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔